सो गाइस, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज आया है। ये ना ही स्कूल के बच्चों के लिए है, ना ही कॉलेज के बच्चों के, सभी के लिए है। हर कॉलेज के लिए, हर स्कूल के लिए, पूरा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल चुका है। अब हम बात करेंगे क्या क्या बदला हुआ है, क्योंकि ये द सडननेस द अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द मूव, यस राइट, बहुत कुछ चेंज हो गया है। पर जैसा कि हमने बात किया कि अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये बहुत टाइम से प्लान किया जा रहा था। अब इसके पीछे का क्या हिस्ट्री रहा है, हम थोड़ा वो डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट का आप टाइम देना, जहां पर हम बात करेंगे ये पहले कैसा था और अब कैसे चेंज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज बहुत टाइम पहले सिर्फ शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय हुआ करते थे, मतलब कि जहां पर सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब हुआ करती थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेके और ह्यूमन को भी लेके, ह्यूमन रिसोर्सेस को। पर कुछ टाइम बाद राजीव गांधी की सरकार आई 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसको दो अलग कर दिया, एचआरडी मिनिस्ट्री को अलग कर दिया और एजुकेशन मिनिस्ट्री को अलग कर दिया। अब यहां पर क्या बात हुई कि लोग बोलने लगे कि ये गलत है। कुछ टाइम एलिगेशन उनके उठे, बहुत सारे सवाल उठे और ये चलते आया है आज तक। और जेएनयू में अभी भी इसी टाइप के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था, जो कि अभी आया है। मैं आपको अभी कुछ टाइम में बताऊंगा क्या था वो और क्या है अभी, राइट। तो ये राजीव गांधी सरकार ने इसको बदला था, इस सिस्टम को, जहां पर एचआरडी और एजुकेशन मिनिस्ट्री को अलग कर दिया गया था। पर अब वापस से 2020 में इसे एक कर दिया गया है। पर ये अभी नहीं हुआ, जैसे कि हमने कहा द अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये 2018 से भी मतलब ये एजुकेशन सिस्टम को लाना चाह रहे थे, बहुत सारे इसमें चेंजेस कर रहे थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। अलग अलग एलिगेशंस उठे, अलग अलग लोगों ने बात ही बनाई, पार्लियामेंट में बहुत इसके ऊपर दलील दे दी। और दलील क्या थी, क्यों इसको चेंज करना चाहते थे, एचआरडी और एजुकेशन को क्यों एक करना चाहते थे? इसके पीछे का ये रीजन था कि ये बोल रहे थे हम ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम को अलग नहीं मान सकते। ह्यूमन कोई संसाधन नहीं है, ह्यूमन कोई रिसोर्स नहीं है, ये एक पार्ट है जो कि नॉर्मल हम एजुकेशन को भी साथ में लेके चल सकते हैं। तो अब एचआरडी मिनिस्टर जो भी होगा, अब वो एजुकेशन मिनिस्टर होगा, क्योंकि अब दोनों एक कर दिया गया है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग नहीं होगी, एचआरडी मिनिस्ट्री अलग नहीं होगी। अब दोनों का एक तरीके से कोलैबोरेशन हो चुका है, अब ये सिर्फ एक रहेगा। अब इसको लेके बहुत सारे चेंजेस आई है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंज हुई है। एक मैं सिर्फ बुलेटिन टाइप आपको दे देता हूँ कि एक पॉइंट्स फटाफट बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको अच्छा भी लगे और आपको नॉलेज चाहिए तो फटक से लेके हट सकते हो इस वीडियो से। तो चलिए हम बताते हैं वो सब क्या है। The new education policy of India is the 10+2 is divided into 5+3+3+4 format. इंडिया की 6% जीडीपी जो अब तक 4.3% यूज की जा रही थी एजुकेशन सिस्टम में, अब वो 6% इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में यूज करी जाएगी। देयर इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम। ये दोनों के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं रहेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम का चूज कर सकते हो, नहीं आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसा कोई अलग नहीं रहेगा। यहाँ पे सब मिलजुल कर रहेंगे, सब भाई बहन बनकर रहेंगे, राइट। इंडिया एकता है, इंडिया में एकता है। साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स ये सारे अब सेम है। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एटलीस्ट हैविंग वन स्किल विथ हिम। मतलब कि अब जो बच्चा पास होगा स्कूल के लाइफ से, there is possibility, there is chances, they have the skill, at least one skill हर एक स्टूडेंट के पास जरूर रहेगा। जो बच्चे अभी पास होके जाएंगे, क्या काफी इंटरेस्टिंग बात नहीं है? तो और इसको डिटेल में बताएंगे क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया, एचआरडी मिनिस्टर को चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दी गई है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाई जाएगी और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल यूनिवर्सिटी आर कॉमन, मतलब पूरे इंडिया में। ना ही कोई पटना यूनिवर्सिटी होगी, ना ही कोई बिहार यूनिवर्सिटी, ना महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ना मुंबई यूनिवर्सिटी, ना पटना, ना मुंबई, ना दिल्ली, कोई भी यूनिवर्सिटी अलग नहीं होगी। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रहेगी जो यूजीसी का गाइडलाइंस के, यूजीसी ही गाइडलाइंस देगा। यूजीसी के बारे में आप जानते ही होंगे। तो सब कुछ सेम हो चुका है। एआई बेस्ड असेसमेंट्स होंगे, टेस्ट, नॉलेज एप्लीकेशन एंड द कोडिंग फॉर द चाइल्ड फ्रॉम द क्लास 6 स्टैंडर्ड। जो कोडिंग होती है हर एक बच्चे को क्लास 6 स्टैंडर्ड से ही हो जाएगी, ताकि हर एक बच्चे के पास एक अच्छी स्किल हो और वो एक कोडिंग आ जाएगी। कोडिंग मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का डिमांड होगा। टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत इंडिया में बढ़ चुका है, डिजिटलाइज इंडिया बहुत हो रहा है। यहाँ तक कि गूगल ने भी अभी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इंडिया में, काफी नई नई टेक्नोलॉजीज आने वाली है। तो इसको देखते हुए बहुत बड़ी चेंजेस की गई है, ताकि बच्चा क्लास 6 स्टैंडर्ड में ही कोडिंग सीख ले। अब कोडिंग एक सब्जेक्ट रहेगा हर एक बच्चे को, जहां पर वो एचटीएमएल जो भी था ना 11th 12th में सीखते थे, वो सब पहले सीख लेंगे क्लास 6 स्टैंडर्ड में। ई कोर्सेस आर इन रीजनल लैंग्वेजेस। अब ये रीजनल लैंग्वेज वाला कंसेप्ट हम डिटेल में बताएंगे। ये हर एक लैंग्वेज में, मतलब जो जिस लैंग्वेज में सीखना चाहता है उस लैंग्वेज में इसको सीख सकते हैं।
तो अब हम बात करेंगे डिटेल में। पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कूल से। ऐसा नहीं कि कॉलेज वालों के बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी, जो 11th 12th में है उनके लिए भी, जो आने वाले हैं उनके लिए भी। क्योंकि अगर आप 12th में हो, ऐसा नहीं कि आपके लिए चेंज हो गया है, आप जब कॉलेज में जाओगे तो भी बहुत बड़े चेंजेस आने वाले, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और जो बच्चे अभी स्कूल में है, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्कूल लाइफ के बच्चों का कैसे होता है। बच्चे जब मतलब पहले क्या था, 10+2 होते थे, मतलब आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर 2 मतलब बोला जाता था 11th और 12th को, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन। अब ये सिस्टम को हटा करके 5+3+3+4 ये फॉर्मेट हो चुका है। अब 5+3+3+4 क्या है? अब यहाँ पर ऐसा होगा कि पहले जो 5 साल होंगे आपके प्ले ग्रुप और नर्सरी, फिर KG LKG, इसके बाद से आपके 1st 2nd तक बच्चों को ऐसा रहेगा कि बच्चों को सिखा दिया जाएगा, बच्चों को राइटिंग आ जाए और बच्चों को लिखना आ जाए, मतलब लिखना और बोलना, किसी लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा। हर बच्चे को एक लैंग्वेज जरूर आ जाएगी, हर बच्चा कोई ना कोई लैंग्वेज में थोड़ा बहुत जानकारी रख लेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा इंग्लिश नहीं आता तो किसी को हिंदी नहीं आती, एकदम रीजनल लैंग्वेज में स्टार्ट किया जाएगा। सब बच्चे को ऐसा पूरा मतलब बेसिक से सब कुछ उनको डेवलप किया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, और धीरे धीरे करके इसमें और चेंजेस आएंगी। जैसे कि ये 5 तक कैसे है, जैसे कि आपके LKG से लेके स्टैंडर्ड 1st 2nd तक ये सारे चेंजेस होंगे। फिर उसके बाद से 2nd 3rd 4th जो स्टैंडर्ड्स है, इनमें थोड़ी और चेंजेस लाई जाएंगी। इसमें क्या होगा कि बच्चों को स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चे किसी एक पर्टिकुलर स्किल में थोड़े मास्टर हो जाए, और जब उनके धीरे धीरे उनको दिमाग में मतलब एक तरीके से उनका ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो बचपन से ही काफी स्किलफुल और अपने टैलेंट को पहचान सके, और उनको समझ में आ जाएगा कि उनको किस टाइप का टैलेंट उनको है उनके अंदर। इसलिए इसको बहुत सारे बेसिक लेवल पे डिवाइड कर दिया गया है, ताकि उसको लोग परस्यू कर सके, बच्चा अपना हर एक टैलेंट को, अपने हर एक लेवल। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं कि भाई, जब मतलब सुनने को मिलता है ना, जैसे आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो कुछ नया सुना तो आपका कुछ इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो बच्चों को अलग अलग तरीके के चेंजेस मन में आते रहते हैं। अब ये इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया ताकि जो बच्चों को जो इंटरेस्ट है वो कर पाए। अब ये आगे क्या होगा कि जो बच्चे 6th स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे, तो 6th स्टैंडर्ड में आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। ये 6th स्टैंडर्ड के बाद से जो 3 साल होंगे, इसमें बहुत बड़े चेंजेस होंगे। जैसे कि हर एक बच्चे को कोडिंग और कंप्यूटर लैंग्वेज आ जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज क्यों आ जाएगा, इसका क्या मतलब है? मतलब कि आज से बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी चेंजेस आए हैं। तो जो बच्चे 6th स्टैंडर्ड में होंगे तो उनको कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बेसिक सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि बच्चा ग्रेड 10th स्टैंडर्ड तक आते आते उसको वेबसाइट के बारे में मालूम पड़ जाए, उसको एप्लीकेशंस के बारे में मालूम पड़ जाए, जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग हो, पाइथन प्रोग्रामिंग हो, जावा स्क्रिप्ट हो, कोई भी हो, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज बच्चा बचपन में ही ले लेगा। आज तो जानते ही रहोगे कि आज से पहले कंप्यूटर के नाम पे से आपको कुछ ड्राइंग करते थे बच्चे, टाइम पास करते थे जाके, और कुछ होता नहीं था ज्यादा कुछ। इसको बहुत कुछ बदल दिया गया है। ये था द सडननेस। तो अब इसके बाद क्या आता है कि आपने बहुत कुछ चेंज किया है। चलो ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड तक 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। 6th स्टैंडर्ड के बाद बहुत कुछ चेंज होगा, और 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, और कोर्सेज भी डेवलप करे जाएंगे। कोर्सेज का क्या मतलब था, जैसे कि अभी बहुत बड़ा पेंडेमिक आ चुका है, तो इसके बीच में बहुत लोगों को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई बच्चों की, ये स्कूल के लाइफ में जो भी था। 6th स्टैंडर्ड के बाद जो 7th स्टैंडर्ड में बच्चे होंगे, बच्चों को बचपन से ही इंटर्नशिप लग जाएगी, है ना? अच्छी बात, बच्चों को बचपन से ही इंटर्नशिप लगना स्टार्ट हो जाएगी, और बच्चों के वोकेशनल सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। अब ये बच्चों के स्किल के ऊपर है, ताकि वो एक स्किल को एक्वायर कर सके। और इंटर्नशिप का क्या फायदा है यहाँ पर, बच्चे बचपन से ही जैसे कि लॉन्ड्री, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो पार्ट होता है, जैसे इनको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। मतलब ऐसा होता था ना कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पर आपको बल्ब लगाने नहीं आता, आप कोई नॉर्मल चीजें नहीं कर सकते, तो ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे किया जाएगा, ना कि आपके थियोरेटिकल जो रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट्स थे इन पे फोकस नहीं किया जाएगा। ये मैं बताऊंगा आपको 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि बचपन में ही तो बच्चे स्किल सीखते हैं। तो इंटर्नशिप, छोटी छोटी इंटर्नशिप कराई जाएगी, जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होंगे, 1-2 दिन 4 दिन, इस बेसिस पे बच्चों के एग्जाम्स के लिए जाएंगे, इसी बेसिस पे बच्चों के मार्क्स दिए जाएंगे। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल कंसेप्ट बहुत कम होने वाले हैं। आने वाले एजुकेशन सिस्टम को, बदलते हुए एजुकेशन सिस्टम को आप देख ही रहे हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड को लेके बहुत बड़ी हाइप रही है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है। अब बहुत टेंशन है, बच्चे पढ़ाई करने में लग जाते हैं। मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। पेरेंट्स भी आपको चिल्लाते रहते हैं कि आप 4 घंटे पढ़ो, बोर्ड एग्जाम है, 10 घंटे पढ़ो, बोर्ड एग्जाम है। पर बहुत कुछ चेंज हुआ है, बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार लिए जाएंगे। मतलब कि
बोर्ड एग्जाम आपके जैसे पहले होते थे, अब जैसे जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम हुआ करते थे, राइट, जेडब्ल्यू मेंस में 2 पेपर होने लगे थे, अब ये बोर्ड एग्जाम भी 2 वाली जाएगी। अगर ऐसा होगा कि आपके किसी फ्रेंड के फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो सेकंड टाइम आप लेके आ जाओ, चांसेस है ना, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल बेसिस है, कोई भी रोट सब्जेक्ट नहीं रहेगा, रोट लर्निंग नहीं है, सब आपको प्रैक्टिकली बेसिस पे चलने वाला है और आप कुछ नए स्किल्स सीखोगे, कुछ नई नॉलेज एक्वायर करोगे डेली। और सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मैं बताता हूं, काफी बेहतर तरीके से किया गया है। पर एक चीज और भी यहां पर आती है कि जो रिपोर्ट कार्ड आपका बनेगा, एक रिपोर्ट कार्ड आपका बनेगा ही, और एक अलग से रिपोर्ट कार्ड आएगा जो आपकी स्किल को, मतलब स्किल बेस्ड रहेगा सर्टिफिकेट, जो आपको 5th स्टैंडर्ड से लेके आपके जो 10th तक या फिर आपकी जो स्कूलिंग खत्म होती है तब तक एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें कि आपकी स्किल्स को बताया जाएगा और आपके टैलेंट को बताया जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपकी जो 12th के बोर्ड के एग्जाम के जो मार्क्स रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको जॉब या आपके कॉलेज मिलेगी, आपको उस दूसरे सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आपके एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो सकती है। तो बहुत बड़ी चेंजेस है कि नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है मालूम है, रिजल्ट में सिर्फ आपको टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे, टीचर्स क्रेडिट नहीं देंगे, टीचर्स का तो देंगे ही, पर टीचर के अलावा आप खुद अपने प्रोजेक्ट को, खुद अपने आप को एनालाइज करके उस रिपोर्ट कार्ड में एंट्री कर सकते हो। एक डिजी लॉकर दिया जाएगा, डिजिटल लॉक किया जाएगा, आपके पूरे डेटा को ट्रैक किया जाएगा एक यूनिक आईडी के थ्रू, जहां पर आप अपने रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज करके आप अपना नंबर आप खुद दे पाओगे और आपके टीचर्स भी आपको नंबर देंगे। तो इसमें एक और बड़ी चेंजेस है, जो आपके क्लासमेट्स हैं ये भी आपके बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन करेंगे, जहां पर उसको देखते हुए भी आपको क्रेडिट दी जाएगी और उस बेसिस पे आपका जो एक्यूरेट स्किल है वो निकल के आएगा और इसी के बेसिस पे आप आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हो। ये है बहुत बड़ी चेंजेस। और सबसे मस्त बात यही लगी मेरे को कि रिजल्ट में सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपका, आपके फ्रेंड्स का और आपके टीचर्स का भी, है ना, ये अच्छी बात। तो अब इसके बाद आती है स्कूलिंग के बाद कॉलेज लाइफ, राइट। अब कॉलेज लाइफ के बारे में हम बात करेंगे, कॉलेज में क्या क्या चेंजेस हुआ है। अब ऐसा नहीं कि कोई साइंस फील्ड में है, कोई कॉमर्स फील्ड में है या बच्चा कोई आर्ट्स फील्ड में है, सब कुछ एक होगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स के साथ आपको इंटरेस्ट नहीं है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री मत लेना, मैथ्स नहीं पसंद है तो मत लेना, आप ले लेना उसकी जगह पे कुछ भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपकी इंग्लिश हो गया, कोई दूसरे सब्जेक्ट हो गया, फ्रेंच लर्निंग हो गया, उसकी जगह आप स्पोर्ट्स डाल लो, कैरिकुलम एक्टिविटीज भी चलेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, फिजिक्स के साथ ईवीएस पढ़ना है, मतलब जो पढ़ना है आप अपने हिसाब से, मतलब बहुत छूट दे दी गई है, बहुत सारे बैरियर्स हट चुके हैं, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी अलग स्ट्रीम नहीं है, सब एक में पढ़ेंगे, सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत चेंजेस इसलिए इसी के लिए बोल रहे हैं कि बहुत चेंज आ चुका है और मजेदार है ये भी, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये नहीं था कि साइंस पढ़ रहे हो तो आप साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके साथ मैथ्स पढ़ रहे हो। मतलब ये आपके नीट के एग्जाम्स होते थे, राइट, जहां पर जो बच्चे नीट लेते थे 4 पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे 3 लेते थे। कुछ बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट रखते थे ताकि उनको एक सब्जेक्ट म्यूट कर सके, एक सब्जेक्ट को हटा सके, स्किप कर सके, उसकी जगह अपने जो स्किल लेते थे। अब आप ले सकते हो कोई भी सब्जेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट बात करेंगे जीडीपी को लेके। इंडिया की 6% जीडीपी इन्वेस्ट करी जाएगी एजुकेशन सिस्टम में, जो कि आज तक 4.30% जीडीपी यूज करी जा रही थी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलेज में क्या चेंजेस होगा। अगर आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हो तो आपके कॉलेज वालों को भी बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने मिलेंगे। पर इसी के साथ साथ जैसे कि वर्चुअल आपकी क्लासरूम बनाई जाएगी, वर्चुअल आपका यूनिक डेटा कैलकुलेट किया जा रहेगा और एक वर्चुअल क्लासरूम्स भी आपके चलते रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ को लेके। अब कॉलेज में जैसे कि आपने सुना होगा कि यूजीसी गाइडलाइंस बनाती है यूनिवर्सिटीज के लिए, एआईसीटी प्रोवाइड कराती है आपको कॉलेज की एग्रीगेशंस और कॉलेज रैंकिंग प्रोवाइड कराती है। पर अब यूजीसी एआईसीटी जैसा कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ एक होगा, एक कुछ तो भी वो लोग फॉर्म करेंगे, एक अलग सी रेगुलेशन फॉलो करी जाएगी, एक अलग से रेगुलेटर सिस्टम बनाया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में, जहां पर सारी गाइडलाइंस सिर्फ एक ही जगह से आएंगी, एक ही डिपार्टमेंट के थ्रू आएगी। और जितने भी यूनिवर्सिटीज है, आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना, पुणे, जितने भी यूनिवर्सिटीज अलग हुआ करते थे ना कॉलेज के लिए, अब सब एक हो चुके हैं। अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी होगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, मतलब एक ही जगह से आपको सब एक लेवल पे आ जाएंगे। एक तो होगा आईआईटी, एक होगा एनआईटी, उसके बाद सारे एक हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी अलग नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी बहुत कुछ किए जाएंगे, फीस सबके लिए सेम होगा, एजुकेशन हर यूनिवर्सिटी के सेम होगा। ऐसा है कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में इस वक्त 3rd ईयर इंजीनियरिंग में, और हम लोग के कॉलेज बहुत अलग है, हम लोग की पढ़ाई बहुत अलग है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत चेंजेस इस हिसाब से, कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट में, कुछ प्रैक्टिकलिटी में, बहुत सारे। जैसे कि बीई ले रहे हैं तो बीटेक अलग है,
बैचलर इन इंजीनियरिंग अलग होता है, बीटेक अलग होता है, मतलब आपको पता चलेगा क्या है। तो ये छोटी बड़ी चीजें है, राइट। अब इसमें भी अब अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, चलो बात करते हैं कॉलेज में आपको कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, राइट, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर सकते हो और उसकी भी आपको डिग्री मिलेगी फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर में डिग्री, सेकंड तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड, डिग्री नहीं एक सर्टिफिकेट होगा, सेकंड ईयर का डिप्लोमा होगा, थर्ड ईयर का एक नॉर्मल डिग्री कोर्स होगा और फोर्थ ईयर में आपको कंप्लीट स्टडी आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं बीटेक वालों की। जैसे बीटेक में अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर तक पढ़ा, सेकंड ईयर तक पढ़ा और उनके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या फिर वो कुछ काम करना चाहते तो उनको वहीं पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देके वो जॉब कर सकते हैं और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एक क्रेडिट दिया जाएगा हर बच्चे को कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की रखी है, कर रखी है। और उसके साथ साथ एक वोकेशनल सब्जेक्ट लेके भी चल सकते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी और में तो आप वो भी पढ़ सकते हो और उसके में एडमिशन ले सकते हो। आप एक साल आपने पढ़ाई कर ली, क्योंकि आपको चांस है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने का एक साथ। फर्स्ट ईयर पढ़ा, पसंद आया नहीं पसंद आया, आपने कंप्लीट किया तो आपके क्रेडिट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप वहीं पे जॉब ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद भी सेकंड ईयर के आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा जहां पर आप फिर से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड ईयर के बाद आपको नॉर्मल डिग्री। ये बात हो गई थी फोर्थ ईयर की बीटेक वालों की। बीएससी और ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं, बीकॉम, बीएससी, ये सब, इसमें तो कोई सेपरेशन रहा नहीं। आप कॉमर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो, साइंस के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब कुछ सेम है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर तक पढ़ रहा है तो जैसे कि फर्स्ट सेकंड डिप्लोमा, थर्ड ईयर वो, और एक मास्टर बच्चे करते थे, मास्टर्स जहां पे करते थे एमएससी, एमकॉम, ये सारे सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ 3 साल के बाद एक और साल अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो कंटिन्यू में आपको एक डिग्री दे दी जाएगी। ये है एजुकेशन नए सिस्टम की पॉलिसी और इतने बड़े चेंजेस आ चुके हैं इंडिया में। ये सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, अगर वो ड्रॉप आउट ले रहा है तो ड्रॉप आउट नहीं करी जाएगी, उनकी एक क्रेडिट स्कोर ज्वाइन किया जाएगा, एक क्रेडिट का सिस्टम किया जाएगा जहां पर वो डिजी लॉकर्स में आपकी क्रेडिट जमा होगी। आप 1-2 साल बाद आके फिर से कह सकते हो कि आपको फिर से आपका पढ़ाई कंटिन्यू करना है तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो और फिर से वहीं से आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी। ये सबसे बढ़िया बात लगी कि आप कभी भी आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक साल आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, कोई भी कॉलेज का दबाव नहीं रहेगा, कोई भी सेपरेशन नहीं रहेगा कॉलेजेस के बीच में। सबसे बेहतर बात यही है। तो आपको कैसा लगा नई गाइडलाइंस के बारे में सुन के? तो अब इस पर क्या क्या सवाल उठ सकते हैं? जैसे कि ये बात हो गई, हमने फटाफट करके आपको बहुत कुछ बता दिया, पर इंडिया की रियलिटी क्या है, इंडिया में क्या चीज है अभी चल रही है। इंडिया में लोगों के पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, तो इसमें आने में टाइम लग सकता है। जैसे कि वर्चुअल क्लासरूम्स, ये सब पे प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, पर इंडिया में हर किसी के पास इंटरनेट नहीं है। और जो बच्चे गांव में हैं, अलग अलग गांव खेड़े वाले जगह में हैं, जहां पे अभी प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा जा रही है। सरकारी स्कूल्स के बारे में आपको पता ही होगा कि कैसी है सरकारी स्कूल और क्या फैसिलिटी होती है। यूपी में आप खुद जाके देख सकते हो, हमारे गांव में भी स्कूल है जहां पर एक टीचर आते हैं, मतलब कुछ तो अपना काम करते रहते हैं और बच्चे साइड में बैठ के खेलते रहते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। ये है गवर्नमेंट स्कूल की, मतलब जो भी है नॉर्मल यही चल रहा होता है। अब थोड़े चेंजेस आ गए थे जहां पर बच्चे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्लासरूम अटेंड कर रहे हैं, पर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है और वहां पे टीचर्स भी प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं होते। तो ये सारे चेंजेस में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी के साथ साथ कुछ टाइम, जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात करी हमने, कोडिंग की बात करी हमने, तो हर एक कॉलेज में, मतलब हर जगह इंडिया में एक टीचर्स की, एक स्किल्ड टीचर्स की बहुत कमी है, जहां पर स्किल्ड टीचर्स नहीं है। इंडिया में रियलिटी है इस बात की, हर जगह स्किलफुल टीचर नहीं है। बच्चे, टीचर्स आते हैं, एक टॉपिक को पढ़ के रखे रहते हैं, उस टॉपिक को बच्चों के सामने रोट कर दिया, मतलब रोट लर्निंग टीचर से ही आ जाती है। मतलब टीचर्स अपने आप को ट्रांसफर करती है अपनी एनर्जी स्टूडेंट में कि टीचर ने भी रोट लर्निंग की है, सामने वाला भी वही कर रहा होता है। तो हर कॉलेज में, हर स्कूलों में, जो गांव के, मतलब इंडिया के अलग अलग कोनों में है, उनमें कैसे चेंजेस करी जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और जो वहां पर कोडिंग का बात हो गई, वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात हो गई, आपकी सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, अलग अलग जो फैसिलिटी इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि बोर्ड्स में आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप वहां पे उठा के एक्स्ट्रा करिकुलर डालो कि आपको हिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस कुछ पसंद नहीं है, आपने डाल दिया वहां पे स्पोर्ट्स, तो एक स्पोर्ट्स का अच्छा टीचर होना चाहिए, आपको उस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे भी वो जो स्किल्स सीखेंगे, जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे, वो कैसे एक्वायर करेंगे, गांव में सिंगिंग, डांसिंग के टीचर्स कैसे लोग अवेलेबल करवाएंगे, ये गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा यही काम होगा इनका,
कि इंडिया का जब बेस मजबूत होगा तो आने वाली फ्यूचर अपने आप मजबूत हो जाएगी। पर सबसे बड़े सवाल ये बेस को लेके आता है कि बेसिस में जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे हैं जो गांव में पढ़ रहे हैं अलग अलग भारत के कोनों में, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने मिलती है एजुकेशन को लेके। जो बच्चे शहर में रहते हैं इनको बात अलग है, फिलहाल यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, पर गाँव में कहाँ से टीचर्स अवेलेबल कराई जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और भले ही कितने भी सवाल उठे पर एजुकेशन सिस्टम में बहुत साल बाद बदलाव आया है, 35 साल बाद, 34 इयर्स के बाद, जहां पर हमें अच्छा लगा सुन के भी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है सुन के कि बहुत कुछ चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। तो ठीक है ना, देखते हैं आगे आगे क्या होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।